वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वेजेस और इंसेंटिव्स क्या होता है किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में। वेजेस का दूसरा नाम कंपनसेशन है और इधर आप स्लाइड में देख रहे हो कि कंपनसेशन लिखा हुआ है। तो कंपनसेशन और वेजेस एक ही चीज है, चाहे आप वेजेस बोलो या कंपनसेशन बोलो। और आज का टॉपिक हमारा जो चैप्टर का है वो है वेजेस एंड इंसेंटिव। वेज क्या होता है और इंसेंटिव क्या होता है, ये आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी जब हम डिफाइन करते हैं कंपनसेशन को, तो इससे क्या होता है, पहले तो हम ये देखें कि इससे जो है कंपनी के जो गोल्स हैं, जो उनको मीट करने हैं, उनको गोल अचीव करना है, उसके लिए फायदा होता है कंपनसेशन से। और सबसे बड़ी बात है, तो फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं, तो वेजेस या सैलरी जैसे बोलते हैं वो तो देना ही पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया, वेजेस का दूसरा नाम कंपनसेशन है। तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय की नीड्स जो हैं, जरूरतें हैं, वो पूरी होंगी और और ज्यादा वो पूरी हो सकती हैं अगर उसकी सैलरी या वेजेस या कंपनसेशन बेटर हो। बट साथ में इतना वेजेस ही देना है कि जो जिसकी कंपनी है उसको भी प्रॉफिट हो, एम्प्लॉयर को। और कंपनसेशन से या वेजेस से ये भी पता लगता है कि एक जॉब की क्या वर्थ है। जैसे एक हेल्पर है, उसकी सैलरी कम होगी, एक वर्कर से ज्यादा सुपरवाइजर की सैलरी होगी। तो हर एक जॉब का अपना एक वर्थ होता है, जिससे अमाउंट ऑफ सैलरी, वेजेस या कंपनसेशन डिसाइड किया जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। एचआर डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वही तय करते हैं कि किस जॉब के लिए क्या सैलरी फिक्स हो। तो एक पॉलिसी जरूरी है, एक फॉर्मल पॉलिसी होनी चाहिए एचआर की, जो वेजेस या कंपनसेशन डिसाइड करे हर जॉब के लिए। तो अभी कंपोज जो पॉलिसी है, कंपनसेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स है कि पास्ट परफॉर्मेंस जो है, जो पहले काम कर चुका है वर्कर, उसकी क्या उसको रिवार्ड दें। और मार्केट प्लेस में रहना है तो आपको एम्प्लॉयज सेटिस्फाई होने चाहिए, उनकी नीड्स पूरी होनी चाहिए, तभी वो और आगे काम कर पाएंगे और आपको प्रॉफिट दिलवाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव रहने के लिए, मार्केट में कंपटीशन में रहने के लिए जरूरी है ये कंपनसेशन पॉलिसी। और एक जो कंपनी के मुलाजिम हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके बीच एक इक्विटी जिसे बोलते हैं, कि कोई पार्शलिटी ना हो। और वर्कर्स को हम मोटिवेट करना है, उनको प्रोत्साहित करना है कि वो ज्यादा अच्छा काम फ्यूचर में करें। उसके लिए भी ये कंपनसेशन जरूरी है, वेजेस जरूरी है, इंसेंटिव जरूरी है। और एक बजट बनता है किसी भी कंपनी का, वो भी उसमें भी ये सैलरी पार्ट इम्पोर्टेंट होता है। और एक और चीज है कि कंपनसेशन अगर अच्छा मिल रहा है, वेजेस अच्छे मिल रहे हैं किसी भी फैक्ट्री या कंपनी में, तो नए एम्प्लॉयज चाहेंगे कि वहां ज्वाइन करें। और कुल मिला के कॉस्ट हमें जो है किसी भी कंपनी का मेंटेन करना है, कहीं प्रोपोर्शनेट सैलरी और प्रॉफिट वो चेक कर। तो अगर हम टोटल कंपनसेशन, या टोटल कंपनसेशन का दूसरा नाम है वेजेस, मैंने बताया, तो इसमें डायरेक्ट कंपनसेशन होता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट में आपका बेस पे आएगा, पे जो मिलता है वर्कर को, वेजेस या सैलरी बोलते हैं। वेजेस नॉर्मली हम यूज करते हैं अगर उसको प्रति घंटे के हिसाब से पे करें, और सैलरी मंथली होता है यूजुअली। और इंसेंटिव अलग चीज है, जो सैलरी के अलावा मिलता है। इंसेंटिव में कमीशन हो सकता है, पीस रेट हो सकता है। पीस रेट मतलब ये आगे बताएंगे हम, पीस रेट क्या होता है। बोनस, स्टॉक, कुछ कंपनियां अपने शेयर स्टॉक्स देते हैं एम्प्लॉयज को। प्रॉफिट शेयरिंग और गेन शेयरिंग। और इनडायरेक्ट कंपनसेशन या वेजेस में क्या आएगा, पे फॉर टाइम नॉट वर्क। जब वर्कर ने काम नहीं किया है तो तब उसको पे मिलेगा। कब होता है ऐसे, जैसे एम्प्लॉय वेकेशन छुट्टी पे हो, हॉलीडेज पे हो, बीमार हो, तो उस केस में जो सैलरी काटेंगे, नहीं सैलरी देंगे, तो वो इनडायरेक्ट कंपनसेशन में है।
और खाली यही नहीं, इंश्योरेंस प्लान्स में अगर है, इंश्योरेंस है उस वर्कर का, या हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो कंपनी उसको पैसा देगी, वो भी इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन में आएगा। और सिक्योरिटी प्लान्स भी हो सकते हैं, जैसे पूरी लाइफ के बाद रिटायर होगा तो पेंशन अगर है, या इंश्योरेंस, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए फैक्ट्री में तो उसको एक डिसेबिलिटी इंश्योरेंस मिले। इसके अलावा एम्प्लॉय सर्विसेज में है ना, बच्चों को पढ़ाई के, उसके जो एम्प्लॉय के बच्चे उनको फीस मिले, मतलब मदद मिले उसको स्कूल या कॉलेज में डालने के लिए। और इसके अलावा बहुत सारी कंपनी में, फैक्ट्रीज में कैंटीन होता है, खाने पीने का व्यवस्था होती है, तो वो भी, उसमें भी पैसा लगता है, उसको इनडायरेक्ट कंपनसेशन बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्यों हम ये कंपनसेशन पॉलिसी क्यों चाहिए? इससे ये होगा कि फेयर वे में जो है पे मिलेगा सब वर्कर्स को। दूसरा, रिवार्ड एनहांस परफॉर्मेंस, मतलब जो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज्यादा चीजें बनाएगा, तो उसको कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए, ये भी कंपनसेशन पॉलिसी में होना चाहिए। तो पे फॉर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का मतलब है कि स्टैंडर्ड बाय विच मैनेजर्स जो हैं वो एम्प्लॉयज का डिसाइड करेंगे कि कितना वेजेस देना है। जो वो एफर्ट करते हैं, मेहनत जो करते हैं या परफॉर्मेंस, उसके हिसाब से। तो इसके लिए पे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होता है ना। तो जो जैसा एम्प्लॉय मेहनत करेगा, परफॉर्मेंस होगा, उसी हिसाब से उसको पे मिलेगा। तो ये मैनेजर्स का काम है, ये डिसाइड करना। तो इसमें हम मेरिट पे होता है, कोई ज्यादा काम करता है उसको ज्यादा होना चाहिए, कैश बोनस दे सकते हैं, इंसेंटिव पे दे सकते हैं। और इसका फाइनली गोल क्या? गोल है कि जो परफॉर्मेंस है कम से कम 15 से 35% किसी भी वर्कर की, एम्प्लॉय की बढ़े। और पे इक्विटी एक चीज है जो कि एक एम्प्लॉय क्या सोचता है कि जो वो काम कर रहा है उसके बराबर उसको मिल रहा है। ये जैसे डायग्राम में नीचे दिखाया है, ये डॉलर है या रुपीस भी हो सकता है, और जो ये काम कर रहा है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो एक एम्प्लॉय जो सोचता है परसेप्शन उसका जो है सॉरी, वो जितना काम कर रहा है उसके बराबर उसको पैसा मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो उसको पे इक्विटी बोलते हैं। उसके बाद है मोटिवेटिंग वैल्यू ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन से क्या मोटिवेशन किसी वर्कर को मिल सकती है? तो एक तो पे इक्विटी हो गया कि उसको भाई फेयरनेस लग, उसको पार्शलिटी नहीं लगेगी कि भाई सेम काम दूसरा कर रहा है और उसको भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं, ना कम ना ज्यादा। और पे एक्सपेक्टेंसी, मतलब जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो उतना उसे मिल रहा है। अब बेसिस क्या हो सकती है? ये वेजेस, मैंने बताया कंपनसेशन की जगह वेजेस भी यूज कर सकते हैं। आपके सिलेबस में कंपनसेशन की जगह वेजेस लिखा हुआ एक ही चीज है। तो क्या बेसिस पे वेजेस दें हम वर्कर्स को? तो एक आवरली बेसिस हो सकता है, घंटे के हिसाब से कितने घंटे काम किया, या महीने का जिसको सैलरी बोलते हैं, या डेली हो सकता है, कहीं कहीं एनुअल होता है। पीस वर्क, मतलब कितने पीस उसने बनाए किसी भी प्रोडक्ट के, उसके हिसाब से फिर पर पीस इतना पैसा मिलेगा। और एक कमीशन, ये तरीका होता है। ये बेसिस हैं जो जिसे कंपनसेट कर सकते हैं वर्कर। और आवरली वर्क करेगा तो वर्क पेड ऑन आवरली बेसिस बोलते हैं इसको, आवरली वर्क। पीस वर्क मतलब वर्क पेड किसके हिसाब से? नंबर ऑफ, जितने उसने प्रोडक्ट बनाए। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन होती है कंपनसेशन की, एक एग्जम्प्ट होता है, एक नॉन एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट में आते हैं मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल, जो मैनेजर्स और इंजीनियर्स होते हैं, या सुपरवाइजर्स होते हैं किसी भी फैक्ट्री में। तो वो अगर 8 आवर्स यूजुअली फैक्ट्री आवर्स होते हैं, उससे ज्यादा बैठेंगे तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी सैलरी या कंपनसेशन पहले ही ज्यादा होता है। और नॉन एग्जाम्प्ट में वर्कर्स आएंगे जो आवरली, उनको जितने घंटे एक्स्ट्रा बैठेंगे उतना उनको ओवर टाइम पैसा मिलेगा। तो पे क्या है? 1.5 टाइम्स आवरली रेट ओवर 40 आवर्स पर वीक। तो ये पे, अगर हम वेजेस की जगह पे यूज करें तो उसका फॉर्मूला। एग्जेंट एम्प्लॉयज में मैंने बोला कि मैनेजमेंट आते हैं तो उनको और टाइम नहीं मिलता।
और नॉन एग्जाम में लेबर आते हैं, इनको एम्प्लॉयज कवर्ड बाय ओवर टाइम इनको मिलेगा एज पर एक्ट जो भी है, लेबर एक्ट। अब हम देखेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं, इसमें एक्सटर्नल हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर, क्या चीजें हैं जो वेजेस को डिसाइड करेगी कि क्या वेजेस, क्या कंपनसेशन या वेज सैलरी देना है। तो एक्सटर्नल में आएगा लेबर मार्केट की क्या सिचुएशन है, भाई लेबर फ्रीली अवेलेबल है तो कम पैसा मिलेगा, अगर लेबर शॉर्ट है तो ज्यादा। एरिया वेज, उस एरिया में क्या वेज मिलता है, सैलरी मिलता है, उस पे कॉस्ट, अगर जैसे एनसीआर कॉस्टली जगह है तो वहां पे वेज ज्यादा देने पड़ेंगे, अगर कोई रूरल एरिया है तो वहां कम। तो ये बेस उस पे भी कॉस्ट ऑफ लिविंग उस जगह का क्या है। कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो भी बार्गेनिंग होगी यूनियन और मैनेजमेंट के बीच, गवर्नमेंट का भी कुछ इसमें दखल होगा, जो एक्ट्स हैं कि मिनिमम इतना देना है। और इंटरनल फैक्टर्स है कि वर्थ, वो जो जॉब कर रहा है वो एम्प्लॉय, उसका क्या वर्थ है, कितनी इंपॉर्टेंस, और वो एम्प्लॉय, वो जॉब की क्या इंपॉर्टेंस है, फिर एम्प्लॉय की क्या स्किल है, कितना वो कर पा रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगा इंटरनल फैक्टर। ये भी इंटरनल फैक्टर है। देन एम्प्लॉयर्स एबिलिटी टू पे, सब कुछ मिला के फाइनली जो जिसकी फैक्ट्री है या कंपनी है, उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो इतनी सैलरी दे सके, तो वो भी एक फैक्टर। तो ये सारे फैक्टर्स चाहे एक्सटर्नल हो इंटरनल, ये इफेक्ट करते हैं क्या वेजेस या सैलरी मिले, कंपनसेशन मिले। नाउ अब हमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देखना है, ये बता चुके हैं पहले ही, इंटरनल फैक्टर्स पे भी बता चुका हूं मैं। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सुना होगा आप लोगों ने, सीपीआई बोलते हैं सर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये महंगाई का एक पैमाना होता है जिससे पता लगता है कि क्या करंट में महंगाई की दर क्या है। तो अंग्रेजी में जैसे मेजर ऑफ एवरेज चेंज इन प्राइसेस, जो कीमतें हैं दाल चावल वगैरह ओवर ए टाइम इन ए फिक्स्ड मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन सुना हो, इन्फ्लेशन मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं। तो अगर एक लेबर एग्रीमेंट जो होते हैं यूनियन और मैनेजमेंट के बीच, तो एस्केलेटर क्लास होता है। इसका मतलब ये है कि चार क्वार्टरली, क्वार्टरली मीन्स 3-3 महीने के बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग देखा जाए, और अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया तो उसकी सैलरी या वेजेस, ये लिखा हुआ एडजस्टमेंट इन वेज किया जाए। बेस्ड अपॉन, वो कैसे पता लगेगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। तो अगर वो बढ़ गया तो फिर वेजेस भी बढ़ा। तो हर 3 महीने के बाद ये एग्रीमेंट हुआ है कि बढ़ाना पड़ेगा इंडस्ट्री में या फैक्ट्री। अब रियल वेजेस क्या होता है, रियल वेजेस है वेज इंक्रीजेस लार्जर देन राइज इन कंज्यूमर। कंज्यूमर प्राइस, महंगाई जितनी बढ़ रही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है, अगर आपका वेज सैलरी उससे ज्यादा बढ़ रहा है तो आपका रियल अर्निंग पावर होगा। अच्छा, अब सैलरी कैसे डिसाइड हो, वेजेस कैसे डिसाइड, उसके लिए तरीका है जिसको बोलते हैं जॉब इवैल्यूएशन। तो किसी भी जॉब काम को हम उसको परखते हैं कि भाई इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और इसके लिए तभी इसका सैलरी उस जॉब के लिए डिसाइड की जाएगी। तो जॉब इवैल्यूएशन क्या है, ये सिस्टमैटिक एक प्रोसेस है जिससे अलग अलग जॉब्स का जो है इम्पोर्टेंस पता लगता है, और उससे क्या फायदा होगा, हमें पता लगेगा कौन से जॉब के लिए ज्यादा सैलरी देनी और किस में कम देनी। इसको बोलते हैं जॉब इवैल्यूएशन, ये जॉब को स्टडी करना। नाउ जॉब इवैल्यूएशन, इसमें क्या करेंगे, जॉब इवैल्यूएशन करके डिटरमिन रिलेटिव वर्थ, वही जो बताया मैंने, हायर रैंकिंग करेंगे जॉब्स को, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। असाइन पे रेट्स, उसका पे डिसाइड करना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कि सेम जॉब को सेम पे मिल रहा है जिसमें इंपॉर्टेंस सेम। अब हमें क्या तरीके हैं वेजेस के, वेजेस या सैलरी या कंपनसेशन के 4 बेसिक सिस्टम हैं। जो ये जॉब इवैल्यूएशन के सिस्टम हैं, जॉब इवैल्यूएशन से ही वेजेस फिक्स होते हैं। तो जॉब इवैल्यूएशन के 4 बेसिक सिस्टम हैं। पहला है रैंकिंग सिस्टम,
दूसरा जॉब रैंकिंग, दूसरा जॉब ग्रेडिंग, फिर पॉइंट सिस्टम, फिर फैक्टर। तो एक एक करके इन चारों सिस्टम्स को देखेंगे। तो जॉब रैंकिंग सिस्टम में क्या है, ये सबसे पुराना और सिंपल तरीका है जॉब को इवेलुएट करने के लिए। इसमें क्या देखते हैं कि इंपॉर्टेंस के हिसाब से जॉब्स को डिवाइड किया जाता है। तो जिसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस में सबसे ज्यादा सैलरी होगी, जिसकी कम इंपॉर्टेंस है उसकी कम होगी। और दूसरा सिस्टम है जॉब, ये पहला था जॉब रैंकिंग सिस्टम। इसी के साथ हम बताएंगे कि कैसे ये करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। तो एक कमेटी बनाई जाती है, एस्टैब्लिश कमेटी, सारे जॉब्स लिखे जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इम्पोर्टेंस, किस जॉब की कितनी इंपॉर्टेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से वो डिसाइड किया जाता है, लिखा जाता है। और फिर रैंक एवरी जॉब बाय ग्रेड, तो फिर हर रैंकिंग लगाते हैं 1 2 3 4। तो ये जॉब रैंकिंग सिस्टम हो गया। एक और तरीका है जॉब क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें क्या है कि हम सिस्टम ऑफ जॉब इवैल्यूएशन जिससे हम क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं और ग्रुप्स में बनाते हैं। जैसे कोई टर्निंग कर रहा है, जो मिलिंग ऑपरेशन, उसको एक ग्रुप बनाते हैं टर्निंग, ऐसे करके अकॉर्डिंग टू सीरीज ऑफ प्रीडिटरमिन्ड वे। फिर उसमें ग्रेड्स देते हैं कि भाई जो टर्निंग कर रहा है उसका क्या ग्रेड होना चाहिए, जो मिलिंग ज्यादा स्पेशलाइज जॉब है उसका क्या होना चाहिए। ऐसे हम ग्रुप्स बनाते हैं और क्लासिफाई करते हैं। तो जॉब क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया। एक और सिस्टम है जॉब इवैल्यूएशन का, है वो जॉब ग्रेड सिस्टम है। इसमें हम ग्रेड्स कैसे करते हैं, डिटरमिन नंबर ऑफ ग्रेड्स, कितने ग्रेड्स हैं। जैसे एग्जांपल 20 लिखा हुआ है, तो जनरल मैनेजर से लेके हेल्पर तक हम 20 ग्रेड बनाते हैं। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, उसके बाद जनरल मैनेजर हो गया, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर हो गया, फिर सीनियर मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ऐसे ही सुपरवाइजर करके नीचे तक जो है वर्कर, और वर्कर के अलावा जो हेल्पर्स होते हैं उनको डिवाइड करते हैं। फिर ईच ग्रेड को डिस्क्राइब करो, क्या काम है उसका, रिव्यू करो उसको कि भाई जनरल मैनेजर का क्या काम है, मैनेजर का क्या है, सुपरवाइजर क्या है, वर्कर का क्या काम है। और फिर ग्रेड लगा लो, फिट जॉब इनटू ग्रेड। तो यूजुअली गवर्नमेंट, ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट में ऐसा ही किया जाता है, ग्रेड्स के हिसाब से जॉब्स क्लासिफाई होते हैं, ग्रेड ए बी सी या ऐसे करके। एक और सिस्टम है पॉइंट सिस्टम। पॉइंट सिस्टम से भी जो है, पॉइंट सिस्टम से जो है जॉब्स इवैल्यूएट हो सकते हैं। तो कैसे करते हैं पॉइंट, क्वांटिटेटिव जॉब इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, इसमें देखते हैं कि वैल्यू ऑफ जॉब क्या, हर जॉब का रिलेटिव वैल्यू क्या है, उसको पॉइंट्स देते हैं। तो ये पॉइंट जो देने हैं जॉब्स को, पॉइंट सिस्टम यहाँ डिटेल लिखा हुआ है, क्वांटिटेटिव है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कंपनसेट, पहले फैक्टर डिफाइन करने हैं जिससे वेजेस या सैलरी डिसाइड होगी। पहला फैक्टर है स्किल, किस वर्कर का कितना स्किल है। कोई वेल्डिंग कर रहा है तो उसको कितना स्किल है, 100% है या थोड़ा ही आता है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस वेल्डर की जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफर्ट कितना लगेगा, और एनवायरनमेंट, मतलब जैसे कोई केमिकल प्रोसेस है तो वहां पे एनवायरनमेंट में फ्यूम्स उठेंगे तो हैजार्डस है, तो वो भी डिसाइड करेगा कि उसको हम कंपनसेट करें पैसे के टर्म्स। दूसरे, पहले तो आइडेंटिफाई हो गए फैक्टर्स, फिर डिग्री देनी है हर फैक्टर में 1 से लेके 9 तक। फिर एक पॉइंट मैनुअल बनाना है जिसमें फैक्टर्स जो ऊपर डिफाइन किए और डिग्री जो 1 to 9 दिए। तो एक इसके बाद हर जॉब को एनालाइज करना है बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स एंड डिग्रीज। फिर पॉइंट्स असाइन होंगे, फिर रैंक होगी, पॉइंट्स के जिसके ज्यादा पॉइंट्स है रैंक, रैंक 1 रैंक 2 लाइक दैट। तो इसको ये पॉइंट सिस्टम है। एक और तरीका है जॉब्स को इवैल्यूएट करने का, उसको हे के एक नाम है साइंटिस्ट का, हे प्रोफाइल मेथड। इसमें क्या होता है, जॉब, इसमें 3 फैक्टर देखे जाते हैं। ये नीचे आप देख सकते हो ग्रीन में, एक नॉलेज देखी जाएगी उस वर्कर की, मेंटल एक्टिविटी देखी जाए, और अकाउंटेबिलिटी, कितनी जिम्मेदारी। तो इन तीनों चीजों के हिसाब से एग्जीक्यूटिव, ये एक्चुअली सुपरवाइजर्स मैनेजमेंट के लिए, एग्जीक्यूटिव और मैनेजरल पोजीशन के लिए, ये मेथड वर्कर के लिए नहीं है।
जॉब इवैल्यूएशन टेक्निक यूजिंग 3 फैक्टर्स, नॉलेज, दिमाग की क्या एक्टिविटी है उस काम में, और अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें इवैल्यूएट किए जाएंगे जो मैनेजरियल पोजीशंस होंगी। ये वी कैन स्किप दिस। एक और होता है फैक्टर कंपैरिजन सिस्टम। पॉइंट सिस्टम के बाद एक और सिस्टम है, किस चीज का सिस्टम? जॉब इवैल्यूएशन का सिस्टम। तो फैक्टर कंपैरिजन सिस्टम बोलते हैं इसको। ये सिमिलर टू पॉइंट सिस्टम है। इसमें की जॉब्स पहले डिसाइड होते हैं, और इसमें फैक्टर्स क्या होते हैं जिसकी बेसिस पे वेजेस दिए जाते हैं। स्किल, ये पहले भी था, रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले भी था, मेंटल एफर्ट, वर्किंग कंडीशन, फिजिकल एफर्ट। तो ये 3, 2, 5 चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। फिर असाइन एंड वैल्यू टू फैक्टर, हर फैक्टर को एक नंबर देना पड़ता है। ईच जॉब इज असाइन टू ए फैक्टर, हर जॉब को एक फैक्टर इनमें से एक के साथ लगाया, जिसमें स्किल की ज्यादा जरूरत है, किसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, ऐसे करेंगे। फिर एड अप वैल्यूज टू गेट वेज रेट, तो फिर वैल्यूज जोड़ के पता लगेगा कि भाई कितना इसको सैलरी वेजेस देना। इसको बोलते हैं फैक्टर कंपैरिजन। अब की जॉब्स हमने यहाँ लिखा था कि फैक्टर कंपैरिजन में की जॉब्स डिसाइड की जाती हैं। कैसे करें की जॉब, उसके कैसे देखें की जॉब कौन से हैं? की जॉब्स वो हैं हैविंग इंपॉर्टेंस टू एम्प्लॉइज एंड ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट होने चाहिए, vary in terms of job requirement, possess relatively stable job content, उसमें फिक्स होना चाहिए कि ये जॉब करना है, and used as important jobs in salary surveys। तो सैलरी सर्वे जो करते हैं उसमें पता लगता है, सैलरी सर्वे बाद में बताएंगे, इसमें पता सैलरी सर्वे होता है। बाकी किसी भी इंडस्ट्री में सपोज बॉल बेरिंग बना रहे हैं तो दूसरे क्या उसमें कैसे सैलरी दे रहे हैं, उसको सैलरी सर्वे बोलते हैं। अब कंपनसेशन का स्ट्रक्चर, वेजेस कैसे डिसाइड होते हैं? तो जॉब इवैल्यूएशन फर्स्ट, तो जॉब इवैल्यूएशन के 4 मेथड्स अभी बताए मैंने। देन असाइन अ वेज रेट, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा है बेस रेट बताना, और ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ वर्क, जो हाँ काम कर रहे हैं वर्कर को, वो हम डिसाइड करते हैं किस सिटी में, किस एरिया में। तो ये सब कंपनसेशन स्ट्रक्चर में आता है। तो अब वेजेस एंड सैलरी सर्वे, अभी मैंने कुछ देर बताया पहले कि ये जैसे आप बाल बेरिंग बना रहे हैं या बेरिंग्स बना रहे हैं, तो दूसरे कौन से हैं प्लेयर्स जो बेरिंग बनाते हैं, उनके यहाँ देखेंगे क्या वो देते हैं अपने वर्कर्स को वेजेस या सैलरी, तो उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करें। तो ये सर्वे होता है, सर्वे ऑफ वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज ऑफ अदर एम्प्लॉयर्स। उस इंडस्ट्री सेम होना चाहिए। तो ये सर्वे का मतलब ये है, यही चीज इसमें है। वेज कर्व की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। नाउ पे ग्रेड्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ जॉब्स विद इन ए पर्टिकुलर क्लास दैट आर पेड द सेम रेट। अब हमने टर्निंग वाला जॉब, मिलिंग वाला जॉब, ये ग्रुप बना दिए, तो उसमें वेजेस सेम मिलता है अगर हम वैसे डिजाइन करें। ओके, ये जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा नॉलेज नॉट इन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस, फायदे क्या हैं इंसेंटिव पे प्रोग्राम। अब हम इंसेंटिव पे आ रहे हैं। बेसिक वेज तो हमने डिस्कस कर लिया, अब इंसेंटिव पे के अलावा मिलता है, वेजेस के अलावा मिलता है, उसको इंसेंटिव। तो उसके पहले फायदे देखेंगे, इंसेंटिव देने का क्या फायदा। पहला, एम्प्लॉय एफर्ट इज फोकस्ड ऑन इंपॉर्टेंट टारगेट। जो कंपनी ने टारगेट उसको फिक्स किया है, इतना बनाना है, तो उसी पे करेगा, क्योंकि उसको पैसा दिया जा रहा है, सैलरी के अलावा भी उसको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए। रिवार्ड्स आर वेरिएबल कॉस्ट लिंक टू रिजल्ट्स। कोई ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको ज्यादा रिवार्ड्स या इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। जैसे मैंने बताया, बेस सैलरी जो है, वेजेस तो सबको मिलते हैं,
बट वेजेस के ऊपर उसके एक्स्ट्रा जो पैसा मिलता है उसको इंसेंटिव बोलते हैं, तो वो परफॉर्मेंस पे होगा। अगर किसी का परफॉर्मेंस नॉर्मल है तो उसको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। जो टारगेट से ज्यादा बना रहा है या सेल्स कर रहा है तो उसको ज्यादा मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा उसको। इंसेंटिव रिवॉर्ड दोज रेस्पॉन्सिबल फॉर हायर परफॉर्मेंस, यही मतलब है इंसेंटिव कि जो ज्यादा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट से ज्यादा करते हैं उनको पैसा दिया जाता है। तो इसके डिफरेंट सिस्टम, अब जैसे मैंने वेजेस के अलग सिस्टम बताए थे, इंसेंटिव के भी अलग अलग सिस्टम है। एक सिस्टम है स्ट्रेट पीस वर्क। इसमें क्या होता है, इंसेंटिव प्लान, ये प्लान्स हैं, ये बेसिकली जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये डिफरेंट इंसेंटिव प्लान्स है। पहला ये है स्ट्रेट पीस वर्क। इसमें जितने ज्यादा एक उसने 10 बनाए तो पर पीस के हिसाब से मिलेगा। अंडर विच एम्प्लॉयज रिसीव सर्टेन रेट फॉर ईच यूनिट, जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाएंगे उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। एक होता है डिफरेंशियल पीस रेट। इसमें क्या होता है कि कंपनसेशन, जिसमें एम्प्लॉय को अगर वो स्टैंडर्ड से आउटपुट से ज्यादा बनाएगा तो उसको पूरे काम के लिए हायर रेट पे किया जाएगा। देन वो वर्कर जो एक्सेस नहीं बनाए उनको कम रेट से पैसा मिलेगा पूरी प्रोडक्शन पे, और इनको हायर रेट से मिलेगा, तो इसको डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम बोलते हैं। अब एम्प्लॉइज ये छोड़िए, ये जरूरत नहीं है। 6 कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव इंसेंटिव प्लान। क्या 6 पॉइंट्स हैं जिससे आप जो दे रहे हो मोटिवेशन के लिए सैलरी के अलावा वो सक्सेसफुल हो। उसमें एक है ग्रांट्स, इंसेंटिव, परफॉर्मेंस के हिसाब से इंसेंटिव दो, और इसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंपनी के पास पैसा होना चाहिए। और उससे पहले जो है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डिफाइन, जैसे मेथड स्टडी या वर्क मेजरमेंट में पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बताया कि स्टैंडर्ड एक होना चाहिए कि इतने 8 घंटे में कितना बन सकता है, तभी तो आप बताओगे कि उसने स्टैंडर्ड से ज्यादा बनाया। तो एक फॉर्मूला होना चाहिए जिससे उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, वो क्लियर होना चाहिए फॉर्मूला, और ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होना चाहिए कि लोगों का टाइम उसमें वेस्ट हो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम एम्प्लॉयज इसमें कवर होने चाहिए, जो अच्छा इंसेंटिव प्लान है। एक दूसरा सिस्टम है मेरिट गाइडलाइंस। ये होती हैं कुछ गाइडलाइंस फॉर अवॉर्डिंग मेरिट रेजेस दैट आर टाइड टू परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स। ये एक और तरीका है, मेरिट के बेस पे पैसा एक्स्ट्रा मिलता है। अब मेरिट रेजेस कैसे, मेरिट जो पैसा मिलना है एक्स्ट्रा इंसेंटिव वो कैसे होता है तो वो दिखाया गया है, बट ये बता चुका हूँ। एक और तरीका है इंसेंटिव देने का, बोनस देती, बहुत सारी कंपनियां बोनस देती है 8% मिनिमम, या 10 या 15, जितना उनका प्रॉफिट आता है। इंसेंटिव पेमेंट दैट इज सप्लीमेंटेड टू बेस वे, जो बेस सैलरी मिलती है उसके अलावा, वो तो है ही है, वो बताया मैंने, इंसेंटिव वही होता है। तो बोनस के फॉर्म में ये परसेंटेज में होता है यूजुअली, कितना प्रॉफिट कमाया कंपनी। टीम या ग्रुप इंसेंटिव प्लान होता है। इसके तहत जो टीम में मेंबर्स, जैसे इस फोटोग्राफ में 5 लोग, ये 4 लोग बैठे हैं, ये इनका बॉस है, तो इनको चारों को मिलेगा कंपनसेशन प्लान, ऑल टीम मेंबर्स को मिलेगा इंसेंटिव बोनस। स्टैंडर्ड आवरली प्लान है कि ये इंसेंटिव प्लान वो टाइप है जिसमें अगर उसने प्रीडिटरमाइंड टाइम, अगर जो बोला गया है इतने में करना है, अगर वो करता है तो तब उसको इंसेंटिव उस पर भी मिलेगा, तो इसको स्टैंडर्ड आवरली प्लान बोलते हैं। इसको छोड़िए क्रिटिसिज्म को, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। एक पर रिक्विजिट्स भी होता है, इनको पर्क्स बोलते हैं शॉर्ट में। ये एग्जीक्यूटिव्स को मिलता है, सुपरवाइजरी स्टाफ को मिलता है, इनको पर्क्स बोलते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। तो जैसे कार मिलती है, और क्लब मेंबरशिप मिलती है, और लोन्स मिलते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, लीगल काउंसलिंग, फैमिली मेंबर्स को ट्रैवल मिलता है, तो ये एग्जीक्यूटिव्स के लिए। एक और होता है स्ट्रेट कमीशन प्लान, ये भी इंसेंटिव का एक प्लान है। कंपनसेशन प्लान बेस्ड अपॉन परसेंटेज ऑफ सेल्स। सेल्स अगर 100% हुआ तो कितना, 100 से ज्यादा हुआ तो कितना, तो ऐसे ही इंसेंटिव बनता है। स्ट्रेट सैलरी प्लान में क्या होता है, कंपनसेशन जिससे सेल्स पर्सन को दिया जाता है जो उसका इमीडिएट से परफॉर्मिंग वेरियस ड्यूटीज
अगर उसको सेल्स करना है, उसके अलावा वो कुछ काम और करता है, तो उसके बेस पे स्ट्रेट सैलरी उसको वो मिलता है कंपनसेशन। एक होता है कंबाइंड सैलरी एंड कमीशन प्लान। इसमें क्या है, कंपनसेशन प्लान है जो जिसमें स्ट्रेट सैलरी भी होगा, एक सैलरी होगी और एक कमीशन भी होगा। एक गेन शेयरिंग प्लान्स होते हैं। इसके तहत क्या होता है कि एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन शेयर करते हैं, जो भी उनको प्रॉफिट आता है उसको शेयर करते हैं। उसके फॉर्मूला एक बनता है उसके हिसाब से, जिससे पता लगे कि भाई ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हुई है, तो फिर वो आपस में फॉर्मूले के हिसाब से शेयर कर, गेन शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जिसमें एम्प्लॉयर जो है कंपनी का वो पे करता है सारे रेगुलर एम्प्लॉयज को बेस पे के अलावा उसको कुछ पैसे देते हैं, जो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, कितना प्रॉफिट कम। अगर प्रॉफिट कम है तो कम देगा, ज्यादा है किसी साल में तो ज्यादा। तो ये वेरियस सिस्टम्स थे। इसके साथ आज का लेक्चर मैं कंप्लीट करता हूँ, जो कि मैं रिपीट करता हूँ, कंपनसेशन का दूसरा नाम वेजेस है। और वेजेस के अलावा जो मोटिवेशन के लिए मिलता है पैसा, उसको इंसेंटिव बोलते हैं। तो हमने डिफरेंट वेज सिस्टम और डिफरेंट इंसेंटिव सिस्टम आज डिस्कस किए, और वेज कैसे डिसाइड करते हैं, जॉब इवैल्यूएशन। तो जॉब इवैल्यूएशन के भी तरीके, 4 तरीके बताए, तो इसको आप स्टडी कर लेना। थैंक यू।